अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। बस आज हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टडी करना है। आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 8, उसके अंदर 8.16 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने इसे एक प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है, ली चैटलर प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल को पढ़ने का मकसद जो था वो यही था कि हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। आज का लेक्चर है 8.16.1 सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। बेसिकली इस तरीके से जो बनने वाली अमोनिया है ना, अगर आप पाकिस्तान को भी देखें तो तकरीबन 70% इसका जो एरिया है ना वो एग्रीकल्चर है, जिसमें अगर हम देखें कपड़े बनाने के लिए जो काटन चाहिए उसके लिए कपास की जो पैदावार है, चीनी शुगर के लिए हमें शुगर कैन गन्ने की पैदावार है, उसके अलावा बहुत सारी फसलें हैं, गंदम है, उसके अलावा राइस चावल हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एरिया जो, उसके अलावा सब्जियां हैं, बेशुमार एरिया जो ना एग्रीकल्चर है, उस सारे एरिया को एक बेसिक जो न्यूट्रंस है, जिस तरह हमारे लिए खाने के लिए खाना पीना और चीज़ें होती हैं, इस तरह पौधों की खुराक है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजर। उस फर्टिलाइजर का जो बेसिक एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है और वो अमोनिया में मोस्टली यूज होता है। तो ये जो अमोनिया है ना, इसकी सिंथेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान में बहुत सारे इसके प्लांट लगे हुए हैं जहाँ पे काफ़ी मेट्रिक टन जो है ना वहाँ पे अमोनिया बनाई जाती है, फर्टिलाइजर इसकी यूरिया और डिफरेंट खादों में इस्तेमाल होती है। अब क्योंकि कोई बंदा प्लांट लगा रहा है तो उसको कैसे ये प्लांट लगाएगा? मिसाल के तौर पे एक बंदे ने चॉकलेट की फैक्ट्री लगाई है और उसकी जो चॉकलेट है वो लाइक 50 रुपीज़ की है और उसकी जो चॉकलेट बनाने पे कॉस्ट आ रही है वो 40 है, उसे 10 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हो रहा है। तो आप मुझे बताएं कि उसके मुकाबले में एक और ब्रांड है और वो अपनी चॉकलेट भी 50 रुपए में ही लॉन्च कर रहा है, जबकि उसकी कॉस्ट 30 रुपीज़ आ रही है। अब एक ब्रांड को जस्ट 10 रुपीज़ का बेनिफिट है और एक को 20 का। आगे फ्यूचर में जाके अगर किसी भी लिहाज से हमें कोई डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं चॉकलेट्स पे, तो बेनिफिट्स में तो सिर्फ वही जा रहा है जिसको 20 रुपीज़ प्रॉफिट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कॉस्ट के लिहाज से यील्ड मतलब प्रोडक्ट का देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट कम से कम खर्चे पे ज्यादा बन सके। कोई भी इंसान अपना बिजनेस बनाता है ना, तो उस बिजनेस के अंदर सबसे मेन चीज है कि मेरी कॉस्ट कम आए और जो चीज मैं बना रहा हूं वो ज्यादा बने। तो इस टॉपिक का मकसद भी यही है कि मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया चाहिए और उस अमोनिया के लिए हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है हाइपर प्रोसेस में, वो हाइड्रोजन के साथ मिलके NH3 बनाती है और इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। इसमें एनर्जी है -46.11 किलो जूल पर मोल। अब बेसिकली जो इंडस्ट्रियल यूनिट है ना, उसमें लाइक ये एक फर्नेस है जहां पे नाइट्रोजन है और उसके साथ वाला फर्नेस है जहां पे आके हाइड्रोजन ऐड होती है और यहाँ पे अगले प्रोसेस में जो है इनको दोनों को मिक्स किया जाता है, फिर अगले इसमें कंडेंस किया जाता है और यहाँ पे जाके ये तकरीबन आप कह लें कि NH3 अमोनिया बन जाती है और फिर आगे इसको लिक्विफाई करके हासिल किया जाता है। अब इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास पीछे से जो हम कंसंट्रेशन डाली जा रहे हैं और आगे प्रोडक्ट बन रही है, मोस्टली फैक्ट्रियां उससे होती हैं कि यूनिट की एक साइड पे रिएक्टेंट डालते हैं और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट बन के निकलते हैं। तो इसमें 3 तरीके उसने बताया। उसने कहा डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप जिस क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं वही कम कर लें तो आस्ता आस्ता फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। मिसाल के तौर पे देखें, आप इधर से रिएक्टेंट डाल रहे हैं और आगे से प्रोडक्ट बन रही है और मजदूर इसको लेके आगे से जो है ना प्रोडक्ट को उठा रहे हैं। अगर तो आप मशीन को तेज कर देंगे, रिएक्टेंट तेज कर देंगे, तो प्रोडक्ट इतनी बन जाएगी कि आपके आगे से जो प्रोडक्ट को उठाने के लिए, उसको लेने के लिए भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आप इसकी जो कंसंट्रेशन है, मिकदार है, वही कम कर दे तो स्लो स्लो वो चलता रहेगा और रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड में, आप इधर से रिएक्टेंट देते रहेंगे, आगे से प्रोडक्ट बनते रहेंगे। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन रखने के लिए ना, कि सीधा चलता रहे, हमें उसकी डिक्रीज कंसंट्रेशन करनी पड़ती है। एक पॉइंट। नंबर 2, हाई प्रेशर। अगर हम पीछे से प्रेशर हाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। प्रेशर हाई करने से वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज। और इसमें से भी जो शिफ्ट है इक्विलिब्रियम टुवर्ड राइट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। तीसरा, बाय डिक्रीज द टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप कोई भी चीज बनाते हो टेम्परेचर हाई करेंगे तो रिएक्शन जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम करें तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और आस्ता आस्ता कंटिन्यू रहेगा। अब इस तीनों कंडीशंस को बताने के बाद वो एक ग्राफ बनाता है और इस ग्राफ के अंदर वो ये बताता है कि इस ग्राफ के अंदर जो हमारे पास 1000 ATM प्रेशर पे, ये प्रेशर है, एक टाइप पे टाइम है,
और एक साइड पे यील्ड है। 100 जो है ना यहाँ पे उसने यानी यील्ड प्रोडक्ट दे रहा है। 1000 एटीएम प्रेशर पे उसकी जो प्रोडक्ट आ रही है उस वक्त 98.3% तकरीबन यील्ड है। कितनी है, यानी ये जो 100 लिखा है यहाँ पे तकरीबन कितनी यील्ड है, 98.3% यील्ड ले रहा है इस ग्राफ के मुताबिक, जब टेम्परेचर उसका 473 के था और उसका प्रेशर था 1000 एटीएम। यानी ये उसकी यील्ड है 98.3, ये इसका टेम्परेचर है 473 और प्रेशर है 1000 एटीएम। लेकिन वो कह रहा है कि इस तरीके से हासिल होने वाली 98.3 जो परसेंट है बट नॉट फेवरेबल, ये बनाने वाले के फायदे में नहीं है, क्योंकि वेरी स्लो रिएक्शन को टाइम ही इतना लग जाता है। अब एक बंदा कहता है जी मुझे तो कल तक तकरीबन 2 लाख प्रोडक्ट चाहिए, तो मेरा तो यूनिट ही इतना स्लो है कि वो तो 2 लाख प्रोडक्ट कल तक बना ही नहीं सकता, तो फिर रिएक्शन तो स्लो हो गया ना। तो ये अनइकोनॉमिकली है, दिस इज द आंसर, कि वो अनइकोनॉमिकली है, हमारे इकोनॉमिकली फायदा ही नहीं दे रहा क्योंकि स्लो है रिएक्शन। वो कहता है यही रिएक्शन अगर हम हाई टेम्परेचर पे अचीव करने की कोशिश करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा दें और कैटालिस्ट जो है ना वो हम यूज ना करें, तो कैटालिस्ट ना यूज करें तो इससे हमें प्रॉब्लम होता है। यील्ड तो हमारी बड़ी अच्छी इस तरीके से बन जाती है, रिएक्शन हमारा फर्नेस भी जल्दी बन जाएगा, सारे काम जल्दी हो जाएंगे, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आएगा, जो यील्ड है वो अच्छी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप चॉकलेट बना रहे हैं तो वो खराब बन जाए, तो वो जो प्रोडक्ट बन रही है वो अच्छी नहीं है। यानी इफ अचीव द सेम रेट विदाउट कैटालिस्ट तो फिर हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, लेकिन उससे जो यील्ड है वो हमारी लो हो जाती है। तो ये आपने दो चीजें देखी कि ज्यादा यील्ड है लेकिन उससे रिएक्शन स्लो है, अनइकोनॉमिकली है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं कैटालिस्ट की बगैर मौजूदगी में सेम रेट के लिए तो उससे यील्ड अच्छी नहीं बनती। तो फिर वो कहता है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको पढ़ने के लिए हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया वो है ऑप्टिमम कंडीशन टू गेट द बेस्ट यील्ड ऑफ अमोनिया। आप अगर चाहते हैं ना, जो लेक्चर है कि अमोनिया की सबसे बेस्ट यील्ड, ये देखिए हमारा जो लेक्चर है ना उसका सबसे पहला पॉइंट भी यही है, मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। हमें ना अमोनिया की बेस्ट यील्ड चाहिए। और बच्चों बेस्ट यील्ड ऑफ अमोनिया जो मिलती है वो तीन चीजों से है। नंबर 1, अगर हम प्रेशर को 200 से 300 एटीएम कर दें, टेम्परेचर को 673, आप इन दोनों में से एक टेम्परेचर याद रख लें या 400 डिग्री कर लें, तो इसको कैल्विन करने के लिए प्लस 273 होता है, या कैल्विन में याद कर लें 673। और इसमें पीस ऑफ आयरन जो है उनके क्रिस्टल्स जो है एज अ प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इस्तेमाल कर लें, या MgOAl2O3 या SiO2 ये एज अ कैटालिस्ट में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इन तीनों से आपकी जो यील्ड आएगी वो मैक्सिमम है। टेबल बना हुआ है टेक्स्ट बुक पे जिस पे आप देखेंगे इस प्रेशर और टेम्परेचर पे सबसे अब तक की बेस्ट यील्ड ऑब्टेन की गई है अमोनिया की। हमारे पास आज का लेक्चर इसमें 8.16.1 प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का जो सबसे ज्यादा यूज है वो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। अब H2SO4 आपने देखा है कि वो कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी में भी। बेसिकली ये किंग ऑफ केमिकल है। तो सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके साथ ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मिलाते हैं और उसके साथ बन जाता है SO3, और ये हमने इसको बैलेंस कर लिया। अब रिएक्शन तो हमारा ये है कि सल्फर ऑक्सीजन से मिलके पहले बनाता है SO2, SO2 मिलके O2 बनाता है, इसे कहते हैं SO3। अब SO जो 3 है हमारे पास, इसको हम अगर डाल दें सल्फ्यूरिक एसिड में, थोड़ी सी क्वांटिटी सल्फ्यूरिक एसिड की ज़्यादा SO3, तो ये बन जाता है H2S2O7 ओलियम। ये जो ओलियम है H2S2O7, इसको बहुत सारी क्वांटिटी वाटर में डाल दिया जाए तो ये बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। बेसिकली वो यही बात बताता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की डिक्रीज कंसंट्रेशन से हमारे पास, अगर हम डिक्रीज कंसंट्रेशन कर दें किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसकी कम करने से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। हाई प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू राइट, यानी प्रेशर हाई करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। बाय डिक्रीज या टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन इन सारे तरीकों से हमारे पास बेस्ट यील्ड नहीं आती।
जब बेस्ट यील्ड नहीं है तो सेम हम इसको विदाउट कैटालिस्ट हाई टेम्परेचर से अचीव करने की करते हैं तो फिर यील्ड लो हो जाती है। लेकिन ऑप्टिमम कंडीशन से हमें सबसे ज्यादा अच्छे से सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलती है। हमें पहले प्रेशर 1 atm रख के सॉलिड कैटालिस्ट V2O5 की मौजूदगी में हमने किया तो हमें यील्ड अच्छी मिली, लेकिन क्योंकि हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अब क्योंकि इसमें सल्फर ऑक्साइड जो है हमारे पास सल्फर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो वो दोनों मिलके यहाँ पे रिएक्शन चैम्बर और यहाँ से मिलके फिर यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ से बाकी रिसाइकल भी होती है। रिसाइकल प्रोसेस में वो ये कहता है कि बेसिकली एक्सोथर्मिक की वजह से 600 डिग्री गैस का टेम्परेचर रखते हैं और रिसाइकल करते हुए 400 से 1500 डिग्री टेम्परेचर करते हैं रिसाइकल वाली गैस को। इससे हमारी यील्ड जो है बेस्ट आ सकती है। बेसिकली इसमें जो कैटलिस्ट है V2O5 है और ये प्रेशर है हमारे पास और ये टेम्परेचर है। दो टेम्परेचर है, एक सिंपल गैस का टेम्परेचर, एक रिसाइकल्ड टेम्परेचर है और प्रेशर भी है और कैटलिस्ट भी मेंशन है जिसके थ्रू हमें बेस्ट यील्ड मिल सकती है। इसके थ्रू हम सल्फर डाइऑक्साइड की बेस्ट यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं।